Hello students, welcome to online lecture 7 of Inspiring Minds Physics classes. So हमारा फोर्थ पार्ट खत्म हो चुका है जिसमें मैंने आपको लास्ट में कनेक्टेड मोशन, पुली टाइप क्वेश्चन और मोमेंटम की न्यूमेरिकल उनके डेरिवेशंस के बारे में प्रैक्टिस करवाई थी, जिसमें मैंने फोर्स के बारे में भी उसमें सीखा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे ढूंढी जा सकती है। तो ये सारा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई है, मैंने आपको डीपीए सेंड की है और आपके पास मॉड्यूल्स भी पहुंच चुके हैं जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो ये सारा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज अब इस चैप्टर का शुरू होता है वो है फ्रिक्शन पार्ट। बेटा फ्रिक्शन पार्ट जो है वो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। फोर्स के अंदर कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो आपने 9th क्लास में भी सीखे हुए थे, लेकिन फ्रिक्शन के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट आपके पास आएंगे जो आपके लिए सबसे पहले सबसे नए कंसेप्ट होंगे जो आपने कभी नहीं सुने। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बड़ा ही जानने वाला पार्ट है, बड़ा ही आसानी से समझने वाला पार्ट है। ठीक है, काम होके पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट दैट इज फ्रिक्शन, जो कि लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन क्या है कि हम मान लीजिए किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करवा रहे हैं, तो जब वो बॉडी मूव करती है किसी फोर्स के साथ, तो उस फोर्स को एक ऑपोजिशन मिलती है नेचर की तरफ से। वो नेचर की तरफ भी हो सकती है, वो इरेगुलरिटीज के कारण भी हो सकती है। सो जो वो ऑपोजिशन मिल रही है किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर चलते वक्त, उस ऑपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, उस ऑपोजिशन को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जो कब आएगी, जो अपने आप प्रोड्यूस होगी जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना शुरू हो जाए। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन यहीं से कोड हो जाती है कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body try to move over the surface of another body। कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर दे, उसे हम किसका नाम देंगे, फ्रिक्शन का नाम देंगे। जैसे कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, अब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर चल रही है, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि इसके ऊपर ये अपने आप चल नहीं रही स्मूथली, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या मिल रही है, उसको ऑपोजिशन मिल रही है। मैं फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन की, तो उसको बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए, लेकिन ये जस्ट लाइक 2 न्यूटन जैसी मूव कर रही है, इसके ऊपर सिर्फ 2 न्यूटन की फोर्स ही लगी हो जैसे। कारण क्योंकि बाकी इसकी ऑपोजिशन, इसके ऊपर क्या लग रही है, ऑपोजिशन मिल रही है, यही सरफेस के ऑपोजिशन पे ये मूव कर रही है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं कि जो एक अच्छी खासी अप्लाइड फोर्स को अपोज करे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ये कब प्रोड्यूस होगी, ये तब प्रोड्यूस होगी जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये अपोजिशन में आती है। अब इसका कॉज क्या है ये भी धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन कॉज को जानने से पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि इसकी टाइप्स कैसी है। तो देखिए, फ्रिक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी फ्रिक्शन जो सॉलिड्स के बीच में होती है, जब दो बॉडी एक बॉडी के ऊपर रब होनी चाहिए, दो सॉलिड बॉडी है वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं, तो वो जो फ्रिक्शन पैदा होती है उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, जो सॉलिड बॉडीज के बीच में पैदा हो। एक फ्रिक्शन जो है वो लिक्विड में भी क्रिएट हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो चैप्टर्स आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन कैसे होती है। तो जो फ्रिक्शन फ्लूइड्स के बीच में हो, लिक्विड के बीच में हो, उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। तो इस तरह से फ्रिक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन इज एक्सटर्नल एंड अदर वन इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कब आती है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन आती है जब एक बॉडी के ऊपर, एक सॉलिड बॉडी के ऊपर दूसरी सॉलिड बॉडी मूव करना शुरू कर दे। और इंटरनल फ्रिक्शन कब आती है, इंटरनल फ्रिक्शन तब आती है जो कि लेयर्स जो लिक्विड की होती हैं उनमें जो क्रिएट होती है। ठीक है, सो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। इस चैप्टर में हम इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो ये चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है इसी टाइप को लेकर, एक्सटर्नल फ्रिक्शन को लेकर। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है आगे वो भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, we have 3 types
ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप आती है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। पहली टाइप जो आई इसमें वो फ्रिक्शन कौन सी है? दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब सोचने वाली बात है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। पहली बात, ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन की ही टाइप है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। लेकिन ये कब काम आएगी? ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम फोर्स लगाते रहें और वो बॉडी मूव ना करे। ठीक है जी, या ये बोलो कि बॉडी के मूव करने से पहले पहले अगर कोई बॉडी किसी जगह पे खड़ी है तो फोर्स लगाने से पहले पहले जो फ्रिक्शन उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई है उस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये बॉडी है, इसके बॉडी के ऊपर हमने ये बॉडी रखी हुई है, हम फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी मूव नहीं कर रही। मैं जितनी मर्जी फोर्स लगाता रहूं किसी कारण ये बॉडी मूव नहीं कर रही। तो ये जो फ्रिक्शन इसके अंदर पैदा हुई है ये कौन सी फ्रिक्शन है? दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, वो फ्रिक्शन जो बॉडी के एक्चुअल मोशन में आने से पहले उसके अंदर पैदा हुई है। ये अगर बॉडी यहाँ पे खड़ी है ना तो इस वक्त इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, इसके ऊपर ही इस वक्त क्या लग रही है? फ्रिक्शन लग रही है, तभी ये बॉडी खड़ी है। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन जो किसी बॉडी के चलने से पहले उसके अंदर पैदा हुई है उस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो इसी से ही इसकी डेफिनेशन कोड हो जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play before the actual motion of the body is called static friction। ठीक है जी, ये क्या है? एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कब आएगी? बॉडी के मोशन से पहले पहले उसके अंदर होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जितनी हम फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाते रहते हैं उतनी ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती रहती है। जितनी फोर्स हम लगाते रहेंगे उतनी ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है दैट इज दी सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। अब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा फोर्स हम लगाते रहेंगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती रहती है। कब तक? जब तक वो मैक्सिमम ना हो जाए। एक बारी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच गई तो फिर आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि बॉडी की प्रॉपर्टी कैसी है। मतलब हम इसको सिंपल तरीके से ये जान सकते हैं, इसके बारे में ये समझ सकते हैं कि बॉडी जब चलना स्टार्ट होती है ना तो उसके चलने से पहले पहले, ठीक है, दो कंडीशंस आती हैं इसके। या तो बॉडी के चलने से पहले पहले जो उसके अंदर फ्रिक्शन है जिसके कारण वो बॉडी एक सरफेस के ऊपर खड़ी है तो वो कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन। या क्या कर लो, या ये मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी के ऊपर फेविकोल लगा दी और इसको स्टिक कर दिया इसके साथ। अब मैं जितनी मर्जी फोर्स लगाता रहूं ये बॉडी हिलेगी नहीं। तो ये जो फ्रिक्शन इसके अंदर आई है इसका मतलब मेरे फोर्स को कोई अपोज कर रहा है जो इस बॉडी को चलने से रोक रहा है। तो वो जो फ्रिक्शन इसके अंदर पैदा हुई है वो फ्रिक्शन कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है जी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा फोर्स में इंक्रीज करता रहूंगा उतनी फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती रहती है। और ये एक्चुअल में होता है कि जब हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करवाते हैं ना तो जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतनी फ्रिक्शन भी एक्ट करती है। वो चाहती है कि मैं इसको अपोज करूं इस फोर्स को। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं फोर्स लगाता रहूंगा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा ही लगती रहती है उसके ऊपर जब तक वो मैक्सिमम ना हो जाए। फिर क्या होता है, फिर हमारी फोर्स लगाने वाली इतनी ज्यादा होती है कि फ्रिक्शन फिर उसके बाद नाकामयाब हो जाती है, फिर वो अपनी मैक्सिमम तक ही रहती है। जैसे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है,
कि समझने वाली बात है कि मान लीजिए ये एक डब्बा, ये बॉक्स यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स लगाई लगभग 10 न्यूटन की, ठीक है। मैं लगाता जा रहा हूं, पहले मैंने 1 न्यूटन की लगाई, फ्रिक्शन एक्ट होगी, फ्रिक्शन अपोज करने लगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो भी 1 न्यूटन की है, चल नहीं पा रही बॉडी, चल नहीं पा रही। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 2 न्यूटन की लगाई फोर्स, और फ्रिक्शन है, फिर अपोज कर दिया 2 न्यूटन की, बॉडी चल नहीं पाई। फिर मैंने 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, बॉडी फिर अपोज कर रही है 3 न्यूटन तक। अब इस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगनी थी वो 3 न्यूटन तक मैक्सिमम अपोज कर सकती थी, जो फ्रिक्शन है इसके ऊपर वो अपोज सिर्फ 3 न्यूटन तक ही कर सकती थी। मैंने 3 न्यूटन तक फोर्स लगाई, बॉडी जो है वो टच से मस नहीं हुई। मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, तब जाके ये बॉडी जो है वो चलना स्टार्ट हुई। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, कि जितनी फोर्स लगाता रहूंगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ती रहती है। कब तक, जब तक हम मैक्सिमम फोर्स ना लगा दें। जब एक बारी फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती है उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती, फिर ऑटोमेटिकली मजबूर होकर फ्रिक्शन को बस 3 न्यूटन की अपोजिशन रखती है, वो मेंटेन रखती है, लेकिन बॉडी अपने आप चल जाती है क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रही है। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। लेकिन इस 3 न्यूटन तक ये बॉडी जो फाइट करती रही बॉडी को रोकने के लिए, ये जो फ्रिक्शन फाइट करती रही बॉडी को रोकने के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इसी की एग्जांपल लें कि ये बॉडी के ऊपर ये बॉडी पड़ी है, तो एक हल्की सी छोटी सी जो इंसेक्ट है वो इसको पुश कर रहा है, तो ये हिल नहीं रही क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है। एक थोड़ा सा हमने हेल्प की, हमने हल्की सी फोर्स लगाई, ठीक है, तो हल्का सा चलना शुरू होगी। इसका मतलब क्या कि उसके फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन अपोज कर रही थी, जैसे ही मैंने फोर्स लगाई फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही लग सकती थी, ठीक है, उससे ज्यादा वो अपोज नहीं कर सकती थी। फिर मेरी फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन रह रही है, लेकिन उतनी रह रही है जितनी वो रोक सकती थी। उसके बाद फिर हमारी फोर्स बढ़ती गई, स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन तक रही, हम चाहे 20 न्यूटन तक ले जाए, ठीक है, लेकिन देयर मस्ट बी सम ऑपोजिशन, ऑपोजिशन रहती जरूर है। तो बॉडी के चलने से पहले पहले जो ऑपोजिशन रहती है, ठीक है, जिस कारण बॉडी रुकी रहती है एक जगह पे, आपने साइकिल को हल्का सा पैडल लगाया, साइकिल चला नहीं, वो फ्रिक्शन जो है वो कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मैंने इस पेन को हल्का सा मूव करवाया, पेन मूव नहीं किया, ये जो फ्रिक्शन आ रही है ये कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो मेरी फोर्स को फोर्स कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी फ्रिक्शन बढ़ती रहती है टिल इट बिकम मैक्सिमम, जब तक ये मैक्सिमम ना हो जाए। जब एक बारी मैक्सिमम होगी फिर ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं। चलिए, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो किसके बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में, इनके ग्राफ बना रहा हूं मैं, जितनी भी टाइप्स डिस्कस कर रहा हूं, और ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। तो फिर अगर हम सोचें कि हमने इसी बॉडी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ रही है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रही है। तो इसके ऊपर इसका ग्राफ कैसा आएगा, फिर फोर्स बढ़ी फ्रिक्शन बढ़ी तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ आया ये किसका है, ये जो लाइन आई है दिस इज द ग्राफ फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी बढ़ती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कब तक, जब तक एक मैक्सिमम कंडीशन ना आ जाए, फिर उसके बाद जब फोर्स और अप्लाई करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट अगला फ्रिक्शन जो आता है हमारे पास, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड जो टाइप है वो हमारे पास कौन सी आ जाती है, सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, जो बॉडी के आने वाली जर्नी को एक्सप्लेन कर रही है। सेकेंड टाइप फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, देखिए अब क्या हो रहा था, पहले तो ये हो रहा था कि बॉडी रुकी हुई है सरफेस के ऊपर, बॉडी एक जगह पे रुकी हुई है, ठीक है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, फ्रिक्शन बढ़ रही है, मैंने फोर्स और लगाई, फ्रिक्शन और अपोज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रही है। मैंने फोर्स बड़ी जबरदस्त लगाई तो क्या हुआ, वो फ्रिक्शन बस एक लिमिट तक ही अपोज कर सकती थी। मेरी ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा,
नेचुरली बात है बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो फ्रिक्शन यानी कि वो ऑपोजिशन जब बॉडी एक सरफेस के ऊपर जस्ट चलना स्टार्ट करती है, जब बॉडी एक सरफेस के ऊपर जस्ट चलना स्टार्ट करती है, वो जो ऑपोजिशन उस टाइम के ऊपर आती है उस ऑपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड कर रहा हूं, ये अभी तक जो आई है फ्रिक्शन कौन सी है? ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए जैसे इंक्लाइंड, ये देखिए ये हल्का सा बॉडी चलना स्टार्ट हुई थी, तो उस फ्रिक्शन को ब्रेक करके, ये यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन था, लेकिन अब जब आगे बढ़ी तो उस फ्रिक्शन को ब्रेक करके बढ़ी। तो वो फ्रिक्शन को ब्रेक करके जो बॉडी जब आगे बढ़ना स्टार्ट करती है, तो वो जो कंसेप्ट है उसे हम क्या नाम देते हैं? उस टाइम के ऊपर जो ऑपोजिशन आती है उस ऑपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ था बॉडी को रोकने के लिए, फिर बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन को पीछे हटाकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर रही है, तो उसके आगे बढ़ने पे जो फ्रिक्शन काम आती है उस फ्रिक्शन को हम नाम दे रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? अ फ्रिक्शन, a force of friction which comes into play when one body just starts to move over the surface of another body। ये कब काम आएगी? जब स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होने वाली हो और फ्रिक्शन ओवरऑल बड़ी अपनी जोर जबरदस्ती लगा रही है, अपनी पूरी पावर लगा रही है बॉडी को रोकने के लिए, लेकिन बॉडी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी के जस्ट चलने पे जो फ्रिक्शन बिल्कुल हाई पिच पे होती है, तब फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो होती है कि जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन जब बॉडी चलना स्टार्ट करती है तो फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगाती है उस बॉडी को रोकने के लिए। उस टाइम के ऊपर जो ऑपोजिशन आ रही है, उस टाइम के ऊपर जो फ्रिक्शन काउंट हुई, उस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। लेकिन उस लिमिटिंग फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन का पूरा जोर लग रहा है अपोज करने के लिए, ठीक है। ये कब आती है? जब बॉडी जस्ट किसी सरफेस के ऊपर चलना स्टार्ट, ठीक। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फिर ग्राफ कैसे हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन में अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है, लेकिन ऑटोमेटिकली अप्लाइड फोर्स के सामने फ्रिक्शन जो है वो कम पड़ रही है। नेचुरली क्यों कम पड़ रही है? क्योंकि बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो जब बॉडी चलना स्टार्ट करती है, यानी कि पहले तो जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, बराबर का मुकाबला था, फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन कमजोर पड़ गई, ठीक है। तो वो मुकाबले में फोर्स जीत रही है, और उस फोर्स के जीतने पे जो फ्रिक्शन है उस टाइम के ऊपर, जिसके कारण बॉडी चलना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उस फ्रिक्शन, पुरानी फ्रिक्शन को तोड़कर, तो वो फ्रिक्शन जो तब काम आ रही है वो कौन सी है? दैट इज दी लिमिटिंग फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आएगी जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी कमजोर पड़ जाएगी और बॉडी जो है उस स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़कर आगे बढ़ना जस्ट स्टार्ट कर रही है। तो वो अपोजिशन जो तब उसको मिल रही है बॉडी को आगे स्टार्ट होने पे, ठीक है, और वो कौन सी होगी? वो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है और लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो रही है, ठीक है जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ रही है अप्लाइड फोर्स के सामने। लास्ट वन जी, थर्ड वन वी हैव इज दी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक, ये जनरल का है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है बिल्कुल जनरल सा काम है, ठीक है। ये कब आती है? ये कब आएगी? जब बॉडी मूव कर रही है आराम से सरफेस के ऊपर, यानी कि कॉन्टिन्यूसली जर्नी पे जो फ्रिक्शन ऑपोजिशन मिलनी स्टार्ट हो रही है कॉन्टिन्यूटी की फॉर्म में, ठीक है, जब बॉडी आराम से बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो वो फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नाम भी होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दो चाहे डायनेमिक फ्रिक्शन बोल दो। ये क्या होता है? अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when one body
is moving over surface of another body. When one body is moving over surface of another body. यानी कि स्टोरी पूरी होगी अब हमारी। क्या हुआ, पहले तो आई स्टैटिक, 0 ऑपोजिशन, 1 न्यूटन ऑपोजिशन, 2 न्यूटन ऑपोजिशन, 3 न्यूटन ऑपोजिशन। ठीक है, ये फ्रिक्शन लग रही थी, 3 न्यूटन तक बॉडी टच से मस नहीं। तो ये फ्रिक्शन कौन सी हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन। 3 से अप्लाइड फोर्स बढ़ा दी 4 न्यूटन, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फ्रिक्शन मैक्सिमम की कोशिश कर रही है कि वो बॉडी रुके, ठीक है, लेकिन फोर्स ज्यादा थी, बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो चलने पे फ्रिक्शन आएगी वो कौन सी हुई फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुई, क्योंकि उस टाइम के ऊपर बॉडी को भी संघर्ष करना पड़ रहा है चलने के लिए और फ्रिक्शन भी पूरे का पूरा संघर्ष कर रही है कि बॉडी किसी ना किसी तरीके से रुक जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फोर्स हम बढ़ाते रहे, फ्रिक्शन बेबस होगी, फ्रिक्शन की तो लिमिट ही 3 न्यूटन तक थी। फिर फोर्स हम बढ़ाते रहे और बॉडी आराम से मूव कर रही है, लेकिन फ्रिक्शन अब भी कितनी फोर्स लगा रही है, अपोजिशन फोर्स लगा रही है 3 न्यूटन की, तो अब भी लगा रही है। तो बॉडी के कंटिन्यू चलने पे जो फ्रिक्शन लगातार उसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो फ्रिक्शन कौन सी है, उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ये वो फ्रिक्शन है जो कब आएगी, जब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बॉडी मूव कर रही है। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आएगा कि नेचुरली बात है कि जब बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है तो फ्रिक्शन तो कम नहीं हो रही ना, फ्रिक्शन तो कहने की वहीं के वहीं खड़ी है। ठीक है, 3 न्यूटन में मैक्सिमम लगी है, अप्लाइड फोर्स चाहे बढ़ती जाएगी, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, तो ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं, ये तीनों टाइप्स हैं, दैट आर स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच फ्रिक्शन इज मोर, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर और काइनेटिक फ्रिक्शन इज मोर, तो जवाब आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा रहेगी काइनेटिक के, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ने पूरा जोर लगाया था बॉडी को रोकने के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक कांस्टेंट ऑपोजिशन फोर्स है। ठीक है जी, तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, बिकॉज वी कैन से दैट कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक बारी इंटरलॉकिंग टूट जाए। अब इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई सरफेस था, ऐसा सरफेस था, ठीक है, जब एक बॉडी को मूव करवाना था, ये बॉडी आगे मूव नहीं कर रही थी, तो इस टाइम के ऊपर कौन सी लगी, इसके ऊपर स्टैटिक लगी। मैंने धक्के से फोर्स लगाई, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी, तो उस टाइम के ऊपर उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने पे जो बॉडी मूव करी है, यहां से ऐसे चढ़ाई चढ़नी थी, ये कौन सी आई, ये लिमिटिंग आई, और फिर बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। उस टाइम के ऊपर जो फ्रिक्शन आई वो कौन सी आई, काइनेटिक आई। यानी कि एक जिसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वो कौन सी थी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी। उस टाइम के ऊपर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, फिर उससे ज्यादा वो लग ही नहीं पाती। यानी कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन जहां पे काउंट होती है, बॉडी के चलने पे काउंट होती है, और वो फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग बोलते हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगी। क्लियर है जी, तो ये तीनों टाइप्स हैं हमारे पास, दैट आर स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन का भी नाम देते हैं। अब देखिए, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब कॉन्टिन्यूसली चलने पे जो फ्रिक्शन काम आती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही काम आती है। तो कॉन्टिन्यूसली कैसे चल सकती है, कॉन्टिन्यूसली बॉडी दो तरीके से चल सकती है। कैसे, बॉडी रोल करके भी चल सकती है और बॉडी स्लाइड करके भी चल सकती है। बॉडी रोल भी करेगी और बॉडी स्लाइड भी। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है फर्दर। कौन सी, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। एक बार लिमिटिंग को तो स्लाइडिंग हो चाहे रोलिंग हो, एक बार इंटरलॉकिंग ब्रेक करके आगे बढ़ना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद बॉडी कैसे मूव कर रही है, बॉडी रोल कर रही है कि स्लाइड कर रही है, ये फ्रिक्शन 2 प्रकार में डिवाइड हो जाती है। अगर बॉडी रोल कर रही है तो वो काम आएगी रोलिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो तब काम आएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों के डिफरेंट कॉजेज हैं। रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज कुछ और है
और स्लाइडिंग का कॉज कुछ और है। ठीक है जी, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग का कॉज कैसा हो सकता है। रोलिंग के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो सीखेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ कॉज एक ही सीखा जा रहा है, दैट कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन बोल दीजिए चाहे कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है। लेकिन मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, किस कारण फ्रिक्शन पैदा होती है। देखिए, फ्रिक्शन का कारण ढूंढने के लिए दो व्यूज सामने आए थे। पहले, काफी टाइम पहले जो व्यू चल रहा था उसे हम नाम दे देते हैं दैट इज ओल्ड व्यू, फ्रिक्शन का ओल्ड व्यू। तो ओल्ड व्यू में क्या बोला जाता था, कहते जो बेसिकली फ्रिक्शन पैदा होती है वो छोटी छोटी इंटरलॉकिंग की वजह से क्रिएट होती है। ठीक है, छोटी छोटी जो इरेगुलरिटीज किसी सरफेस के अंदर आती हैं, ठीक, तो वो जो है वो फ्रिक्शन को पैदा करती है। यानी कि हर बॉडी के अंदर कहते छोटी छोटी इंटरलॉकिंग्स होती हैं। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए ना, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हर बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे होगी, उबड़ खाबड़ होगा, हर सरफेस जो है कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपिक कंडीशन के अंदर। ठीक है, हर सरफेस ऐसा है। कहते हैं अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को मूव करवाना चाहते हैं, एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को मूव करवाना चाहते हैं, लाइक दिस। तो नेचुरली बात है, जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस मूव करेगा, लाइक वी कैन अगेन ड्रॉ द डायग्राम। मान लीजिए बॉडी को आगे मूव करवाया आपने, ये बॉडी इंटरलॉकिंग है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर इरेगुलरिटीज है। हम इस बॉडी के ऊपर जब दूसरी बॉडी मूव करवाएंगे तो ऐसी रखेंगे, बॉडी को मूव करवाने के लिए हम दूसरे सरफेस वाली बॉडी ऐसे रखेंगे। तो नेचुरली बात है कि अब इस बॉडी को आगे मूव करने के लिए क्या करना होगा, ये इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी। जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस चलता है तो वो इंटरलॉकिंग रोकती हैं, तो वो जो इंटरलॉकिंग जो रुक रही है, ठीक है, वो क्या है, वो मेन कारण है फ्रिक्शन का। तो ये था ओल्ड व्यू। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि जैसे आपके मोटरसाइकिल या बाइक के टायर्स हो गए, उनके अंदर भी इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, तो वो किसके काम है, वो इसी कारण है कि ताकि जो बाइक है वो कहीं स्लिप ना कर जाए। ठीक है, तो वो इरेगुलरिटीज जो प्रेजेंट है उसके अंदर, वो क्या है, वो एक इंटरलॉकिंग क्रिएट कर देती हैं रोड के साथ। तो उस वजह से जो बाइक है वो स्लिप नहीं हो पाती। तो यही बाइक वाला कारण उन्होंने पहले आम सरफेसेस पे लगाया हुआ था कि अगर स्मूथ सरफेसेस हैं तो उनके अंदर भी जो अगर फ्रिक्शन पैदा हो रही है वो छोटी छोटी इंटरलॉकिंग्स के कारण हो रही है। तो वो इंटरलॉकिंग जो है वो मेन कारण है किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, पर देखा गया कि ऐसे तो फिर कहते अगर रफ सरफेसेस हैं, फिर धीरे धीरे इस बात को थोड़ा सा डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया गया, इस बात को कि अगर ऐसा बोलना सही है कि दो बॉडीज की इंटरलॉकिंग, दो बॉडीज के बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं वही फ्रिक्शन का कारण है, कहते फिर तो ये होना चाहिए था कि जो रफ बॉडीज हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी, जो फ्लैट स्मूथ बॉडीज हैं उनमें फ्रिक्शन कम होनी चाहिए थी। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखा गया कि जो स्मूथ बॉडीज हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है, जो इरेगुलर बॉडीज हैं उनमें फ्रिक्शन कम हो रही है। तो ये फिर जो मेथड था इसको डिस्कार्ड कर दिया, कहते ये कारण है, जरूर है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही काम आ रहा है फ्रिक्शन के कॉज के पीछे। ठीक है, ओल्ड व्यू तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही काम आ रहा है जब हम ये बोलते हैं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। 10% इसकी सिर्फ रोल प्ले है, 80% या 90% कारण तो कुछ और है। तो पहले इस 10% को हम सही तरीके से लिखते थे। सो वी कैन से दैट when one body, ये ओल्ड व्यू क्या है, when one body moves over surface of another body, then interlockings, or we can say that irregularities
or we can say that irregularities present on surfaces interlock with each other. ये irregularities हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या होगी, इंटरलॉक होगी. इंटरलॉक so maximum force is consumed or used to break interlocks. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कहते जो फोर्स है वो इंटरलॉक्स को ब्रेक करने में लग जाता है, which is the main reason of friction. But in actual practice, ठीक है जी, यहाँ सिंपली हम ये बोल सकते हैं which is the main reason of friction. पर later on आप यहाँ पे एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो कि later on this reason is not justified because this is noticed that on the smooth surfaces friction must be small, but in actual practice friction increased on smooth surfaces as compared to rough surfaces. So this view is not happening presently in the case of force of friction. तो इस केस को अब कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक और व्यू आता है, that is the modern view. ये कारण आता है और इस व्यू का नाम क्या है, मॉडर्न व्यू. अब ये मॉडर्न व्यू का कहना कुछ और था, इसने बिल्कुल ही नई बात की है इस व्यू के अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग सा है. ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के पीछे ये कारण ही है कि इंटरलॉकिंग है. हाँ, ये जरूर है कि दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टच में रहती हैं, इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेन कारण यही नहीं है कि बॉडी के बीच में इंटरलॉकिंग होते हैं. कहते हैं बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कब करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट तब करती है जब दो बॉडीज के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो. बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब कि मान लीजिए मैंने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखा है, तो आप देखोगे ध्यान से, अगर आप अपने हाथ को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखोगे, दो हाथ को जब जोड़ोगे तो उनमें कुछ ना कुछ गैप है. ठीक है, कुछ चीजें, कुछ आपके कुछ रेखाएं तो एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं, कुछ नहीं टच हो रही, वो बॉन्ड फॉर्मेशन है. कहते बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है. इसको थोड़ा सा और सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का डिपेंड क्या है, कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसका मतलब, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब, बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर मैं बात को सिंपली शुरुआत करना चाहता था मॉडर्न व्यू की, तो मैं इतनी बात बोल के खत्म कर सकता हूं कि जो मॉडर्न व्यू के अंदर मेन बात आई है वो ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली ड्यू टू एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बट इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अब ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, सस्पेंस दूर करता हूं अब आपका, कि बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ अभी एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है. वो बोलता है कि सर एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर कितना एरिया कांटेक्टेड है. ये देखिए कि सर आप ये देखिए एक हाथ को कांटेक्ट कीजिए इसके साथ, ये जितने एरिया कांटेक्ट में रहेगा वो जो है वो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है. लेकिन नहीं, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट ये नहीं होता. एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन. अगर आपको ये भी शब्द सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और आसान करता हूं. एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब है मास, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में जो मेन कारण है वो मास है. मास के कारण फ्रिक्शन पैदा होता है. अब आप खुद देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूं. अब देखिए, इमेजिन कीजिए मेरे ये हाथ के ऊपर ये हाथ रखा हुआ, मैं इसको आराम से मूव करवा रहा हूं.
ये तो फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ ना, कि एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ये बोला जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के कारण है या फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज के कारण है, तो मेरे हाथ में भी इरेगुलरिटीज है, तो भाई फ्रिक्शन आनी चाहिए थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ इतनी नहीं आ रही, मैं आराम से मूव करवा रहा हूँ इनको। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी बच्चे को बोला कि भाई तू मेरे हाथ के ऊपर मार्बल के 10 से 15 पीस रख दे, 10 से 15 पीस मार्बल के रख दे मेरे हाथ के ऊपर। ऐसे रखा हुआ मैंने कहा 10 से 15 पीस रख दे, उसने रख दिए। तो क्या होगा, क्या मैं अपने हाथ को मूव करवा पाऊंगा? जवाब है नहीं। मैं क्या करूंगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मेरा हाथ मूव नहीं करेगा। तो उस टाइम के ऊपर क्या हो रही है, मेरे हाथ के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। मैं तो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा हाथ टच से मस नहीं हो रहा। कारण क्या है कि मेरे हाथ के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, और वो अपोजिंग फोर्स कौन सी है? वो अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन है। वो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो किस कारण पैदा हुई? जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के कारण पैदा हुई। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब है मास। कि जो ये और ये एरिया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, ये तो होंगे, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कितना मास एक्ट हो रहा है, वो मेन कारण होगा किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये हर जगह पे काम आता है। ठीक है, कि एक बात तो होगी क्लियर कि इस सरफेस के ऊपर इस बॉडी को वो रोटेट करवाना है, तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जितना इसका एरिया इसके साथ कांटेक्ट में है, ये तो है। लेकिन मेन कारण क्या है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का? दैट इज दी मास। ठीक है, कि एरिया कांटेक्ट में होना तो जरूरी था, वो तो है ही, एरिया के कांटेक्ट के होने के कारण ही फ्रिक्शन लगनी शुरू हुई। पर लेकिन जो मेन कारण है वो कंसेप्ट कौन सा हुआ? वो कंसेप्ट है मास। की एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का अगर सिंपल मतलब समझना चाहते हो तो वो मास है। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं। देखिए, एक बच्चे को एक गिफ्ट दिया गया ट्रेन का। उस ट्रेन के ऊपर, बड़ी अच्छी ट्रेन सी थी वो, उसके ऊपर पहिए भी लगे हुए थे। ठीक है, एक रस्सी थी, फिर उसके साथ एक डब्बा अटैच था, और फिर ये ऐसे उसके ऊपर टायर्स लगे हुए थे। ये ट्रेन एक बच्चे को गिफ्ट दी गई। बच्चा जो है उसने क्या किया, इस ट्रेन के ऊपर रस्सी डाली और उसको पकड़कर वो खेल रहा है आराम से। ठीक है जी। तो इस टाइम के ऊपर मैंने किसी बच्चे से पूछा, अच्छे खासे बच्चे से, समझदार बच्चे से, आप जैसे बच्चे से, कि भाई बता इसके ऊपर फ्रिक्शन कितनी लगी, बता इसके ऊपर फ्रिक्शन किस कारण लग रही है। उसने बोला कि सर देखिए, आपने बोला था फ्रिक्शन का मतलब क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, सर एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट ये देखिए, ये पहिया, ये पहिया, ये पहिया और ये वाला टायर। सर ये देखिए, ये और ये चारों कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन इनके कांटेक्ट के कारण आई। ठीक है जी। बच्चा शरारती था, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्वेश्चन को समझा, लेकिन वो ज्यादा नहीं समझ पाया। उसने जान के क्वेश्चन के अंदर छेड़खानी करने के लिए क्या कर दिया, उसने अपनी ट्रेन जो उसको दी गई थी उसको उठाकर, जो दूसरा डब्बा था वो उसने पलट दिया। उसने ऐसे कर दिया। अब मैंने उससे पूछा, बता अभी, आप जैसे समझदार बच्चे से पूछा, बता अभी, अब फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ए में फ्रिक्शन ज्यादा होगी कि बी में? ए में फ्रिक्शन ज्यादा होगी कि बी में? अब भी सोचो कि इन दोनों में से किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ए में फ्रिक्शन ज्यादा है कि बी में? तो बच्चा बोलता है कि सर देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बोला था एरिया ऑफ कांटेक्ट, मैं तो उसको पल्ले बांध के बैठ गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट तो सर मतलब ये क्या हुआ कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट को पल्ले बांध के बैठ गया कि सर ये देखिए, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब ये एक्चुअल में एरिया कांटेक्ट था, ये और ये तो चार पहिए एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट में आ। अब कितने पहिए सिर्फ एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट में? सर दो हैं। पहले चार टायर्स एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट में थे, अब सिर्फ सर दो टायर्स एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट में। सर मुझे तो ये लग रहा है कि फ्रिक्शन ए में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए के चार टायर्स एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट में, बी के सिर्फ दो टायर्स एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट में। लेकिन उसका आंसर गलत है। कारण मैंने बोला था एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट तो होगा, होने दो, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब मास। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कि इस ट्रेन का कितना मास इस अर्थ के ऊपर लग रहा है, वो मेन कारण है फ्रिक्शन का।
वो मेन कारण है फ्रिक्शन का। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये ट्रेन का मास कितना था, 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम का 4 किलोग्राम अर्थ के ऊपर लग रहा है, सरफेस के ऊपर लग रहा है। इस ट्रेन को जब ऐसे पलट दिया, अब मास में कोई फर्क पड़ा, क्या मास में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, जवाब है नहीं। अभी भी मास कितना लग रहा है, 4 किलोग्राम ही लग रहा है। दैट मीन्स ए हो या बी हो, फ्रिक्शन दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये मेन कारण होता है फ्रिक्शन का। इरेगुलरिटीज 10% ही काम आती हैं, वो जस्ट उसके लिए कि स्लिप ना हो बाइक, लेकिन मेन जो फ्रिक्शन जिसके कारण आपका जो पेट्रोल है वो अपोजिशन में लग रहा है, ठीक है, डीजल अपोजिशन में लग रहा है, अपोजिशन को तोड़ने के लिए आप फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, तो वो मेन कारण क्या है, वो मेन कारण मास है। और जितना बाइक हैवी होगा उसको उतनी ही उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, जितना बाइक हल्का होगा उसकी फ्रिक्शन उतनी ही कम लगेगी, ये फैक्ट है, ठीक है। सो भाई इसका मतलब क्लियर हो गया कि मॉडर्न व्यू ने ये बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली अप्लाइड ड्यू टू एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब मास। सो क्लियर हो गया। वी कैन राइट है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, according to this view, force of friction is due to bond formation। ये होता मास एक्ट क्यों करेगा, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ही एक्ट करेगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू बॉडीज। Force of friction is due to bond formation between two bodies or two surfaces contact with each other, and bond formation depends upon actual area of contact between two bodies or surfaces, and bond formation means actual area of contact, that means mass। क्लियर है बच्चों, तो ये मेन कारण है फ्रिक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये कारण हमेशा क्लियर हो कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कंसेप्ट आते हैं लॉज, कि व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि लॉज कौन से, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो होना ही था, मूव करना स्टार्ट, ठीक है, जब मूव करना स्टार्ट की है तो तब ये लॉज काम आने शुरू हो जाते हैं कि क्या क्या बातें इसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि क्या कारण था फ्रिक्शन का। तो पहला कि जो फ्रिक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, तो पहला तो यही मेन कारण है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड करती है बिटवीन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कि दो सर्फेसेस का नेचर कैसा है, उबड़ खाबड़ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, आगे बढ़ने के लिए वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला काम था कि आगे बढ़ने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो उबड़ खाबड़ हो थोड़ा सा, वो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने में जो समय लगेगा, जो फोर्स लगेगी, उसमें जो है डेफिनेटली हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। एरिया ऑफ कांटेक्ट मास तो काम कर ही रहा है, उसको नहीं भूलना, लेकिन वो 10% भी भूलना नहीं, वो 10% भी फोर्स लगाने में मजबूर करने लग जाता है कई बार, वो 10% ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends upon the nature of two surfaces which are in contact with each other। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो दो सरफेसेस कैसे हैं, वो दो सरफेसेस लेदर के हैं, इरेगुलर हैं, कि कैसे हैं, तो उनके ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करना शुरू होने लग जाती है। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
always acts tangentially to the, या ये बोल सकते हैं force of always acts tangentially in opposite direction, force of friction always acts tangentially in opposite direction of the motion of body, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन कि जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए ये सरफेस है, मैंने बोला कि एक बॉडी इस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ये बॉडी मैंने इस सरफेस के ऊपर रख दी, ठीक है, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर पड़ी है और हमने क्या बोला कि भाई इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन लग रही है। तो फ्रिक्शन को जब भी आपने एक्सप्लेन करना है, जब भी आपने फ्रिक्शन को मार्क करना है, तो फ्रिक्शन को हमेशा मार्क करवाना है टेंजेंशियली, कि हमेशा फ्रिक्शन कहां पे लगेगी, इस बॉडी के टेंजेंट पे लगेगी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये होता है एक्चुअल में कि उसके टेंजेंशियली कंसेप्ट के कारण ही फ्रिक्शन जो है एक्ट होना शुरू होती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा दो सरफेस के बीच में होता है, तो नेचुरली बात है कि उसके बीच में ऑपोजिशन फोर्स लगनी शुरू होती है, बॉडी के किसी और पार्ट पे नहीं ऑपोजिशन लग रही, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियली एक्ट होगी। तो ये हमारा दूसरा लॉ जो है वो काफी अच्छा बन जाता है। तीसरा लॉ जो मैंने बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब वही मास, ठीक है जी, वही मास, उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन देते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ के साथ नोट होगी, अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ के साथ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज म्यू, और उस म्यू को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू हर तरह की फ्रिक्शन के लिए डिफरेंट है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए देखेंगे, बॉडी खड़ी है तो उसके लिए लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग के लिए देखेंगे या किनेटिक के लिए देखेंगे तो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी के दो ही पार्ट्स हो सकते हैं, बॉडी रुकी है चलिए, ठीक है, तो बॉडी अगर रुकी हुई है तो फ्रिक्शन कुछ और है, बॉडी अगर चल रही है तो फ्रिक्शन कुछ और लग रही है, ठीक है। रुके होने पे बॉडी फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है, चलने पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग भी कई बार न्यूमेरिकल्स में बोल दिए जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने का कारण नहीं बनाना चाहिए इसको एक कांस्टेंट की तरह ही हैंडल करना चाहिए कि ये कांस्टेंट बेसिकली क्या बताता है कि दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितना है, कि बजाय कि ये देखकर बोला जाए कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इसको देने की बजाय वो सीधा बोल देते हैं न्यूमेरिकल में कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इज दिस वन। वहां से क्लियर हो जाता है कि अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर किसी बॉडी के अंदर किसी बॉडी के सरफेसेस के बीच में म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है, अगर म्यू की वैल्यू कम है तो फ्रिक्शन कम है। ये सिंपली एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर न्यूमेरिकल में काम आएगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है। क्लियर है जी। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी काम का है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इसको एक सिंपली बोल देते हैं कि द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही है और नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, उन दोनों की रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। और इसके कोई यूनिट्स नहीं है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कई बार ये हो जाता है कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग ही लग रही है, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग ही लग रही है। कि मान लीजिए मैं ये बोलूं कि एक ये बोर्ड है, ये बोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया, ये पेन को ऐसे खड़ा कर दिया, तो यहां भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही। अब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने बोला बॉडी से बच्चे से किस तरफ लग रही है बता, ठीक है। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं कि ये एक मेरे पास बोर्ड था अभी ये मेरे पास एक बॉडी है,
बच्चे को मैंने पूछा कि बता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, वो बोलता है कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। सिंपल सर, कि जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। नहीं, हर जगह पे नहीं होगा ये, किसी किसी केसेस में ये होता है, लेकिन हर ग्लोबली ये नहीं बोला जा सकता जैसे ये वाला। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में वेट किस तरफ लग रहा है, mg। अब ये बॉडी नीचे जा नहीं पा रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि ऑपोजिट तरफ से नीचे क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि ऑपोजिशन पे क्या लग रही है, फोर्स। मैंने इस तरफ क्या लगा रखी है, मैंने इस तरफ अप्लाइड फोर्स लगा रखी है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन ही बनेगी ना अब इसकी कि मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, मैं यहां से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, वेट इसका किस तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। ये बॉडी नीचे जा नहीं पा रही, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या एक्ट हो रही है, एक ऑपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रही है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए फोर्स किसी और जगह पे है, फ्रिक्शन किसी और जगह पे है, तो हर जगह पे ये बात काम नहीं आएगी। कई जगह पे फ्रिक्शन के होने का, एक्ट करने का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट भी हो सकता है अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज opposite to the applied force and force of friction is not always an opposing force। ये भी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ये नहीं बोला जा सकता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स ही है, ये तो बोल दिया आपने, ये तो आपको समझ आ गई कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, ये तो बात होगी, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अपोजिंग फोर्स। सर ये क्या कर रहे हो आप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये एक्चुअल में हर रोज हो रहा है। जब कोई इंसान चलता है, अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी के चलने पे उसको रोकना, कि भाई तो चल नहीं सकता। लेकिन जब इंसान चलता है, हम लोग चलते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम अपना पैर आगे रखते हैं। जब हम अपना पैर आगे रखते हैं तो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, तो नेचुरली बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लग रही है, ऑपोजिट। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें हेल्प करती है आगे मूव करने पे, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ इसका कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जब हम जब हम चलते हैं तो हम अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। इसको एक और अंदाजे सोच के देखो कि जब हम चलते हैं तो कैसे कर चलते हैं, हम अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं, हमने फोर्स लगाई, लेकिन फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में तो आदत से मजबूर है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने बोला कि लो जी फोर्स एक्ट हुई है, मैंने तो उसके ऑपोजिट काम करना है। उसने हमने क्या किया, हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाई, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगी। जब आगे की तरफ लगी तो वो फ्रिक्शन हमें किसके लिए हेल्प कर रही है, आगे चलने के लिए हेल्प कर रही है। तो उस फ्रिक्शन के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, तभी तो पैर टिका हुआ अर्थ के साथ। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ही ना हो तो पैर पिछला जो है, जो हम पीछे की तरफ मूव करवाते हैं, वो टिके ही ना, वो अर्थ के साथ टिके ही ना, तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो इस कारण जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा अपोजिंग फोर्स नहीं होती। इसका सेंस कहने का मतलब क्या है कि हमेशा इंसान को रोकती नहीं चलने से, वो इंसान को हेल्प भी करती है चलने के लिए। जब इंसान चलता है तो अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और फ्रिक्शन वो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगती है। वो तो आदत से मजबूर थी लेकिन हमारी हेल्प करेगी, ठीक है, उसके ऑपोजिट होने पे हम आगे चलना शुरू करेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना है। लीजिए, तो ये लॉस थे 3, और एक फोर्थ लॉ और, वो भी आप लोगों को पता है। फोर्थ लॉ क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन actual area of contact but independent of area of contact। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ क्या रहेगी, हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर है जी। तो ये सारे लॉज हैं, इन लॉज को हम क्या नाम देते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों। लीजिए फिर एक न्यूमेरिकल के साथ हम आज के लेक्चर की एंडिंग करते हैं। न्यूमेरिकल लिखिए। सो ये सारी बातें जी फ्रिक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक बातें हैं बिल्कुल, ठीक। इसके साथ हमारा चैप्टर बड़ा आसानी के साथ आगे की तरफ निकलेगा, ठीक है, और हमें हर चीज की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी तरह से पता होगी। और मैंने आपको जितनी डिटेल बताती है, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई कंपटीशन में कोई क्वेश्चन रह सकता है। अगर ये डिटेल आपने अपने माइंड में बैठा ली, अपने दिमाग में बैठा ली, फिर तो आप खराब हो ही नहीं सकते।
फिर आपका एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल स्मूथली चलेगा, क्योंकि ये बातें हर जगह पे काफी काम आने वाली हैं। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स of 1.2 kg weight, लिखने का तरीका है फोर्स को, ये भी नया चीज है, is applied to 5 किलोग्राम ब्लॉक, is applied to 5 किलोग्राम ब्लॉक, which rest on horizontal surface, if the coefficient of friction is 0.3, find acceleration produced in block. Find acceleration produced in block. तो बात समझ आई? कहते क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, कितने की? 1.2 kg वेट। 1.2 kg वेट का मतलब क्या होता है? m इंटू जी। m तो दे दिया 1.2, जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9.8, फोर्स आ जाएगी। इज अप्लाइड टू ए 5 किलोग्राम ब्लॉक, ठीक है। मास कितना है? मास दिया हुआ है 5 kg का, इसके ऊपर अप्लाई किए, जो कि रेस्ट में था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल दी है 0.3, बताइए कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, क्योंकि अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर क्या लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हमें उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करके ही आगे बढ़ना होगा। तो वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के बाद की आएगी। तो पहला कि 1.2 को हमने जब 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डायग्राम इसकी कैसे बनी? डायग्राम बनी कि ये एक बॉडी यहाँ पे प्लेस्ड है, हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है, अप्लाइड फोर्स ऐसे लग रही है और फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है। तो नेचुरली बात है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अगर बॉडी चलना स्टार्ट होगी तो अप्लाइड फोर्स में से क्या माइनस होगा? फ्रिक्शन माइनस होगा ना। अगर दोनों बराबर होंगे तो बॉडी चल ही नहीं सकती। जब फोर्स बढ़ेगी, फ्रिक्शन कम होगी, तब बॉडी चलना स्टार्ट होगी। हम फॉर्मूला तो जानते हैं फोर्स का, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब फोर्स हम कितनी अप्लाई कर रहे थे? 1.2 9.8, लेकिन उस फोर्स को फ्रिक्शन रोक रही है, ज्यादा नहीं रोक पाई, लेकिन उस फोर्स को इतना नहीं मूव करवाने दे रही कि भाई तू बॉडी को भगा के ले जाए, वो कुछ ना कुछ अपोजिशन डाल रही है उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे? अप्लाइड फोर्स में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट हो रही है। इज इक्वल टू वही पुराना काम, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होगी है 1.2 इंटू 9.8, फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन हमें पता है म्यू इंटू आर के बराबर होता है, इंटू एम इंटू ए। 1.2 इंटू 9.8 माइनस म्यू दिया हुआ है 0.3 इंटू एम जी रिएक्शन, वो हम लिख देंगे। एम जी कितना हो गया? फिर से वही 5 इंटू 9.8 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को नीचे डिवाइड कर दो 5, हमारे पास क्या आ जाएगा? सीधा एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा कि एक्सेलरेशन कितनी है। तो सिंपल इसी तरीके से आपने जो है न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है जब हमारे पास ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास सिंपल सा एक न्यूमेरिकल फोर्स के रिलेटेड। आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, आपको डीपीएस और मॉड्यूल्स की फॉर्म में भेजता रहूंगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, एक बड़े अच्छे से कनेक्टेड मोशन के लेक्चर में, जिसमें आपको फ्रिक्शन भी साथ में डालकर मैं कनेक्टेड मोशन के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो इस लेक्चर को देखना है, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। बाय।